हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था डाइजेशन इन अमीबा, है ना, यानी अमीबा में पाचन का डिस्कशन कर लिया था। तो वहां पर मैंने आपसे अमीबा में जितनी प्रोसेस थी उस पूरी प्रक्रिया को, उसका डायग्राम वगैरह भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक रहेगा, मैंने कहा भी था आपसे कि अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र का। ठीक, तो जैसे अमीबा में 5 स्टेप होते हैं, सेम टू सेम मनुष्य में भी क्या है वही 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? तो मैंने आपको बताया था अंतः ग्रहण, यानी भोजन को पहले ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उसका पाचन होगा, पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण के बाद क्या होगा, बहिक्षेपण होगा, यानी इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वही 5 स्टेप इसमें भी होते हैं। सबसे पहले भोजन को खाएगा तो अंतः ग्रहण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पाचन की जब नंबर आएगा तो पाचन बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है ना, बहुत सारे अंगों का इसमें उपयोग भी होता है, काफी लंबी प्रोसेस होती है और मेन प्रोसेस होती है पाचन, डाइजेशन। ठीक, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन पाचन की प्रोसेस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्यादा ही लॉन्ग होती है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र, नामांकित चित्र बनाइए। ऐसा जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर ये आता है तब तो इसका चित्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी भले ही 2 लाइन कम लिखे, लेकिन अगर चित्र आता है तो चित्र जरूर बना करके आइए। लिखने में 1-2 लाइन कम भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन डायग्राम छोड़ाएंगे तो वहां पर उसका भी नंबर कट जाएगा, उसका भी नंबर उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र के मेन 2 भाग होते हैं, है ना। मुख्य उसमें जो सहायक अंग है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला कौन है? तो पहला है आहार नाल, हाँ, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो यहाँ से चालू होती है मुंह से और जाकर के गुदा मार्ग तक होती है। ठीक, तो ये आहार नाल होती है। अब इस आहार नाल के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक, तो आहार नाल में देखिए क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, तो आहार नाल के कौन कौन से भाग? तो पहला भाग तो ये मुंह हो गया, मुख या मुख गुहा देखेंगे, बकल कैविटी इंग्लिश में कहते हैं इसको। अगर मुख गुहा लिखा होगा तो बकल कैविटी कहेंगे, अगर केवल मुख लिखा होगा तो माउथ लिख सकते हैं। ठीक, तो मुख या मुख गुहा, माउथ या बकल कैविटी। ठीक, उसके बाद दूसरा भाग है ग्रास नली, फेरिंग्स कहते हैं इसको। ठीक, ग्रास नली कहते हैं इसको, है ना। यहाँ से जो ये है हमारे, ये क्या है, ग्रास नली है, फूड पाइप, जहां से भोजन नीचे जाता है। ठीक, भोजन भी जाती है, सांस भी लेते, हवा भी जाती है। ठीक, तो ये है ग्रास नली। ग्रास नली का पाचन में कोई योगदान नहीं होता। ग्रास नली केवल भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है ना। ग्रास नली में भोजन के किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद लिखा है अमाशय, अमाशय का मतलब स्टमक, है ना। तो अब अमाशय क्या है, सबसे ज्यादा भोजन का जो पाचन हो जाता है वो अमाशय में, है ना। एक तो अमाशय है और दूसरा है छोटी आंत। ठीक, तो अमाशय में भोजन भी लगभग 4-12 घंटे के आसपास रुकता है भोजन पाचन के लिए वहां पर। ठीक, तो अमाशय हो जाएगा। उसके बाद आता है छोटी आंत, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए उल्टा होता है, जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। अभी इनकी लंबाई चौड़ाई की जब बात होगी तो बताएंगे एग्जैक्ट कितनी होती है। ठीक, लेकिन अभी यहाँ ये जान लीजिए जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, जबकि बड़ी आंत जो होती है वो छोटी होती है, जस्ट उल्टा एक दूसरे का होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत हो जाएगी। उसके बड़ी आंत के बाद फिर आता है गुदा मार्ग, एनस कहते हैं इसको, गुदा, है ना। हालांकि ये गुदा और मलाशय जो होते हैं ये बड़ी आंत के ही भाग होते हैं, है ना। बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, कोलन या कोलोन कहते हैं उसको। ठीक, बृहदांत्र हिंदी में कहते हैं। तो कोलन हो जाता है, एक आपका कोलन हो जाएगा, दूसरा आपका मलाशय हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा गुदा यानी एनस। तो रेक्टम हो जाएगा और आपका एनस हो जाएगा। तो ये आपके आहार नाल के भाग होते हैं, इतने सारे इसमें। हालांकि पाचन की प्रोसेस बहुत लंबी है, अगर पूरी सही से पढ़ी जाए तो कम से कम 5-6 पन्ने की है प्रोसेस। एक एक एंजाइम, एक एक हार्मोन का अगर कार्य पढ़ा जाए तो इतनी लंबी प्रोसेस है कि आप इसको लिख नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझ करके जो मेन पॉइंट होते हैं वही लिखे जाते हैं, पूरी प्रोसेस कभी नहीं लिखने को आता, न लिखने को ही आता है ना आप लिख ही पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन एंजाइम वगैरह निकलते रहते हैं पाचन में, सभी को लिखने में पड़ जाएंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या करना होता है कि मेन पॉइंट आपको लिखने होते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें
नहीं लिखनी, सभी के बारे में नहीं लिखना होता, टोटल मेन मेन पॉइंट आपको लिखने होते हैं। ठीक, तो आहार नाल के ये भाग हो जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद दूसरा आता है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पाचक ग्रंथियों का भी पाचन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, अगर ये ना हो तब भी पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। जैसे लार ग्रंथि है ना, स्लेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, तो इनमें टाइलिन है, एमाइलेज है, इस तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। भाई लार ग्रंथियों में क्या है, टाइन एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो इस प्रकार के कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज वगैरह, माल्टोज वगैरह में परिवर्तित करने का काम करते हैं। अभी डिटेल में देखेंगे तो चर्चा करेंगे वहां पर। अभी यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको समझा रहे हैं कि कौन से भाग होते हैं, क्या काम होता है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है जठर ग्रंथि, है ना, तो ये आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स होती हैं, है ना, पेट की पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स होती हैं, और इस जठर ग्रंथि से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी वजह से व्यक्तियों को एसिडिटी हो जाती है ना, जब ज्यादा खाना वाना खा लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत निकलता है, तो एसिडिटी हो जाती है बहुत लोगों को। ठीक, तो वहां पर ये क्या है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो आपकी होती है जठर ग्रंथि, है ना, उसमें आपका HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद लिखा हुआ है यकृत, है ना, यकृत क्या है, तो यकृत आपकी एक प्रकार की बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है ना, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं इसको, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो जो एंजाइम का श्रवण करती है, यानी एंजाइम निकालने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक, और एंजाइम को बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है, यानी ये नलिकाओं में एंजाइम प्रवाहित होते हैं। तो यकृत से क्या विभिन्न प्रकार के एंजाइम वगैरह इसमें से निकलते रहते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जठर रस क्या है, जठर ग्रंथि क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लाल ग्रंथि क्या है, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर अगला आता है अग्नाशय, तो अग्नाशय एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है, ये बाह्य स्रावी भी है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अब बाह्य स्रावी अंतःस्रावी क्या मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, तो जो बाह्य स्रावी अंतःस्रावी दोनों होती है। अब ये बाह्य स्रावी अंतःस्रावी क्या होती हैं, तो बाह्य स्रावी मैंने अभी आपको बता दिया कि जो एंजाइम निकालती हैं ग्रंथियां वो बाह्य स्रावी होती हैं, जो हार्मोन निकालती हैं ग्रंथियां वो आपकी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। तो अग्नाशय से, यानी पैंक्रियास कहते हैं इसको, तो अग्नाशय से हार्मोन भी निकलते हैं और अग्नाशय से एंजाइम भी निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, ये सब कहां से निकलते हैं, अग्नाशय से ही तो निकलते हैं। ठीक, हार्मोन जैसे आपका जो अग्नाशय है इसमें 3 प्रकार के हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट निकलते हैं, है ना, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा कोशिका से आपका जो निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ठीक, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। दूसरा इसमें कोशिका जो होती है बीटा कोशिका, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, है ना। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन का जो काम होता है वो आपका क्या होता है, तो इंसुलिन मैंने बता ही दिया है। इंसुलिन में आपका ये इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका काम ये हो गया कि ये ग्लूकोज को, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होगा उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद गामा सेल जो होती है उससे निकलता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, जो भोजन के स्वांगीकरण में बहुत ही सहायता करता है। तो ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, इन तीनों में ये आपके 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया ग्लूकागॉन, दूसरा इंसुलिन है और तीसरा आपका सोमैटोस्टेटिन है। इनके तीनों के काम भी बता दिए। हालांकि ये पाचक ग्रंथियां जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इनके विषय में और जानेंगे। तो एक नॉर्मल जानकारी, सामान्य सी जानकारी इन अंगों के विषय में, इन भागों के विषय में मैंने आपको बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में डिटेल डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, जनरल डिस्कशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। यानी यहाँ पर क्या है, इस डायग्राम में आज मैं आपको कुछ खास और महत्वपूर्ण चीजें समझा दूंगा। उसके बाद इसकी थ्योरी वगैरह जो भी रहेगी, इसका जो मेन डायग्राम होता है उसका डिस्कशन मैं आपसे करूंगा अपने अगले वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर आज थोड़ा बहुत हम ये जान लेते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले इसमें एक जनरल सा एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, इसमें मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। बाकी का डिस्कशन हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जनरल डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले ऊपर क्या है, माउथ, है ना। तो माउथ है, इसको आप माउथ लिख सकते हैं या मुख गुहा लिखेंगे तो बकल कैविटी कहते हैं, ठीक। तो मुख या मुख गुहा, बकल कैविटी भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या होगा कि भोजन को ग्रहण करने का कार्य किया जाता है, ठीक। उसके बाद इस नली के द्वारा, देखिए इस नली को क्या कहते हैं, ग्रास नली, फेरिंग्स कहते हैं,
कहीं ग्रास नॉल भी लिखा होता है। तो ग्रास नली इसको क्या कहेंगे, फेरिंग्स या ओसोफेगस भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो ग्रसनी या ग्रास नली इसको कहा जाता है, ओसोफेगस लिख सकते हैं। लंबाई कितनी है देखिए, तो लगभग ये कितनी है, 9 मीटर। ठीक, नियर अबाउट 9 मीटर या 10 मीटर के लगभग आसपास होती है। तो ये लगभग आपकी कितनी है, 9 मीटर होती है। देखिए लंबाई यहाँ पर मैंने लिख दिया है। लंबाई वगैरह आपको याद नहीं रखना है, बस केवल एक बता दिया है डाटा के लिए कि यहाँ पर ये कितनी होती है, 9 मीटर होती है, 9 मीटर होती है। ठीक, ये आपको याद करने वाली कोई आवश्यकता नहीं। फिर उसके बाद इसके अगला जो भाग आएगा वो है आपका अमाशय। ठीक, तो अमाशय 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला देखिए भाग इसका क्या है, अमाशय का पहला भाग है कार्डियक भाग। ठीक, कार्डियक भाग है यहाँ पर। कार्डियक भाग में क्या निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ये HCl क्यों निकलता है, तो HCl इसलिए निकलता है कि भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु वगैरह आ गए हों उनको नष्ट करने के लिए, है ना, अमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिससे क्या हो जाए कि वो हानिकारक जीवाणु उसके अंदर नष्ट हो जाएं। ठीक, इसलिए ये एसिड निकलता है। कभी कभी ये ज्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाती तो लोगों को एसिडिटी वगैरह हो जाती है, अम्लता। ठीक, तो इसका रीजन ये है कि ये जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कार्डियक भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की दीवारों से निकलता है। ठीक, सेकंड पार्ट जो इसका होता है वो आपका फंडिक पार्ट है, यानी बीच का जो भाग होता है वो होता है फंडिक। इस फंडिक भाग में कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, है ना। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसी ऐसी छोटी संरचनाएं होती हैं। तो इन संरचनाओं में क्या है, इस भाग में इसी संरचनाओं के द्वारा भोजन रुकता है और सबसे ज्यादा अमाशय के इसी बीच वाले भाग में पाचन होता है। कौन से, फंडिक भाग में। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर फंडिक भाग में भोजन का पाचन होता है इसके अंदर। ठीक, अब यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है इससे अमाशय की दीवारों को कोई नुकसान न पहुंचे। भाई एसिड है, त्वचा को काट सकता है, अमाशय की दीवारों को काट सकता है, तो उससे बचाव के लिए एक म्यूकस की लेयर, एक चिकना पदार्थ होता है म्यूकस, उसकी लेयर अमाशय की दीवारों पर पाई जाती है। तो यहाँ पर इस टाइप से ऐसे लगी हुई पाई जाती है, है ना, पूरे अमाशय की दीवारों पर ये लेयर पाई जाती है म्यूकस की, ताकि HCl त्वचा को ना काटने पाए, अमाशय की दीवारों को नुकसान न पहुंचाने पाए। ठीक, तो ये हो जाता है। उसके बाद तो यही जब खराब हो जाता है तो अल्सर वगैरह जो हो जाता है लोगों को, है ना, तो वो इसी की वजह से होता है। म्यूकस की लेयर जब समाप्त हो जाती है या खराब हो जाती है तो वो क्या करता है, एसिड फिर त्वचा को काट देता है, फिर अल्सर वगैरह हो जाता है वहां पर। ठीक, तो ये हो जाएगा फंडिक पार्ट। उसके बाद थर्ड है आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग में जठर रस निकलता है ना, और जठर रस में भी क्या है, कई सारे आपके एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं। तो जठर रस में क्या है, फिर आपका यहाँ पर एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं जो भोजन के पचाने में सहायता करते हैं। ठीक, तो ये 3 भाग हो जाएंगे अमाशय के, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। 3 भाग इसके अंदर होते हैं। अब ये पाइलोरिक भाग से फिर सीधा अमाशय कहाँ, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। देखिए इस भाग से इधर होते हुए ये है आपकी छोटी आंत जो इसके अंदर बनी हुई है ना। आप देखेंगे डायग्राम में टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई होती है, वो छोटी आंत है। होता उल्टा है, जो छोटी होती वो बड़ी होती, जो बड़ी होती वो छोटी होती। ठीक, उसके बाद फिर इसमें देखिएगा ये आपकी छोटी आंत हो जाती है। तो इससे पहले हम इधर देख लेते हैं। ये आपका साइड में क्या है, यकृत बना हुआ है, लीवर। ठीक, ये क्या है आपका, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय कहते हैं इसको। ठीक, यहाँ से एक नलिका जुड़ी हुई होती है छोटी आंत से। ठीक, इधर क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम वगैरह यहाँ से निकलते रहे। अग्नाशयी रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। उस अग्नाशयी रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, इस तरीके के एंजाइम से निकलते हैं। ठीक, इधर लिखा हुआ है यकृत। यकृत में देखिए क्या है, पित्त रस, है ना। तो जो बाइल जूस है, जो पित्त रस है वो यकृत से निकलता है। इसका मेन काम क्या होता है, जो पित्त रस का मेन काम होता है वो वसा को जल में घुलनशील बनाना होता है, सबसे बड़ा काम होता है। तो बहुत सारे काम है इसके, और भी यहाँ से बहुत सारी चीजें, हिपैरिन हिपैरिन वगैरह भी निकलता है ना। तो कई सारी चीजें यहाँ से, कई सारे एंजाइम निकलते हैं इधर से। ठीक, तो यहाँ से फिर पित्त रस का काम क्या, ये वसा को जल में घुलनशील बनाता है। और क्या होता है, पित्त रस की वजह से ही जो मल का रंग है ना, हम लोगों के मल का रंग है वो येलो होता है। वो किसकी वजह से होता है, तो पित्ताशय की वजह से ही होता है। ठीक, तो यहाँ से पित्ताशय निकलता है, पित्ताशय, पित्तरस लीवर से निकलता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। संग्रहित होने के बाद इस नलिका के माध्यम से कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। ठीक, तो ये काम हो जाता है पित्तरस का, बाइल जूस का, कि ये वसा को जल में घुलनशील बनाने का काम करता है ना। मल को पीला जो कलर होता है उसका वो इसी के कारण होता है।
ठीक। इसी पित्त रस की जब अधिकता हो जाती है तो लोगों को पीलिया वगैरह हो जाती है ना। जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक, तो क्या होता है कि पीलिया नामक रोग हो जाता है। ठीक, तो ये हो गई बात यकृत से निकलने वाले पित्त रस की। हालांकि यकृत के और भी बहुत सारे काम है, इसमें बहुत सारे और भी एंजाइम निकलते हैं, है ना, जिनका अलग अलग काम होता है, लेकिन जब वहां पर यकृत पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक, तो ये यकृत का थोड़ा सा काम देख लिया। अग्नाशय का क्या है, ट्रिप्सिन लाइपेज वगैरह एंजाइम, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन वगैरह में, है ना, वसाओं को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ट्रिप्सिन लाइपेज जैसे एंजाइम, है ना। बाकी इसमें अग्नाशय में आपको पता है मिश्रित ग्रंथि, अभी बताया था पीछे आपको, तो अग्नाशय से हार्मोन भी निकलते हैं, वही तीनों हार्मोन मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक, तो एंजाइम इस प्रकार से ये छोटी आंत में लगे हुए थे, तो सीधे एंजाइम कहाँ जाएंगे, छोटी आंत के अंदर जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जब छोटी आंत में आएंगे तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। देखिए छोटी आंत लिखा है जो बनी हुई है, छोटी आंत की देखिए लंबाई कितनी, 6 मीटर, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की। ठीक, इसके 3 भाग, पहला इसका जो ऊपर का भाग होता है वो ग्रहणी, डिडनम कहलाता है, इंग्लिश में डिडनम कहते हैं इसको। ठीक, तो ग्रहणी हो जाएगा। बीच का भाग आपका जो है देखिए ये मध्यांतर है, इसको जुजनम कहते हैं। ठीक, तो मध्यांतर या बीच के भाग को जुजनम कह देते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो भाग है शेषांत्र, इलियम कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, तो डिडनम हो गया, जुलियम हो गया, जुजनम हो गया आपका, और इलियम हो गया। 3 भाग होते हैं इसके अंदर, ग्रहणी होता है, मध्यांतर होता है, शेषांत्र होता है। ठीक, तो अब देखिए इसके 3 भाग हैं, तो सबसे ज्यादा पाचन की जो प्रक्रिया है वो यहीं पर होती है, यानी संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया जो कंप्लीट होने की प्रोसेस है वो छोटी आंत के अंदर ही होती है ना। तो ये ध्यान रखना, इसके 3 भाग हैं, ग्रहणी है आपका, मध्यांतर है और शेषांत्र है। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन इसी के अंदर होता है। अब इसके अलग अलग भागों में अलग अलग काम होता है। जैसे ग्रहणी वाले भाग में है तो यहाँ पर ट्रिप्सिन वगैरह, ये जो एंजाइम आ रहे हैं ट्रिप्सिन लाइपेज वगैरह, ये भोजन का पाचन करते हैं ग्रहणी के अंदर। मध्यांतर में क्या होगा, मध्यांतर में सब पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। ठीक, उसके बाद शेषांत्र में क्या होगा कि यहाँ से जितना भी भोजन पच करके आएगा और उसमें जो बचा हुआ है अवशोषित होने वाला पदार्थ, वो बचा कुचा पदार्थ शेषांत्र में अवशोषित हो जाएगा। अवशोषित होने के बाद देखिए ये छोटी आंत कहाँ जुड़ी है, बड़ी आंत से, तो बड़ी आंत का जो जुड़ा हुआ भाग पहले है ये है सीकम, इसको अंधांत्र भी कहते हैं, अंधांत्र। ठीक, तो सीकम को हम क्या कहते हैं, अंधांत्र। ये वाला जिसका गोल संरचना है ये कहलाती है सीकम। ठीक, उसके नीचे देखिए एक ऐसे लंग ये जो आपका है संरचना बनी होती है, सीकम के नीचे एक संरचना बनी है जिसको कहा जाता है क्रम रूप प्रशेषिका, है ना। इसको आपको क्रम रूप प्रशेषिका एक अवशेषी अंग होता है, इसका कोई काम नहीं होता शरीर के अंदर, है ना, ये केवल अवशेषी अंग के रूप में होती है, सेलुलोज का पाचन करती है। तो जानवरों में ये जो अंग है वो एक्टिवेट रहता है, एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है ना, वहां पर इसका काम होता। हम लोगों में कोई काम इसका नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने पर जब इससे कोई दिक्कत होती है, इसके आकार में बढ़ोतरी वगैरह हो जाती है, तो इसे काट करके भी अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो ये हो जाएगा क्रम रूप प्रशेषिका। उसके बाद यहाँ से जब इसमें जाएंगे तो इसके भी 3 पार्ट होते बड़ी आंत के, है ना। तो बड़ी आंत की लंबाई देखिए कितनी है, 1.5 से 2 मीटर। देखिए इसकी 6 मीटर है, छोटी आंत की 6 मीटर है, बड़ी आंत की 1.5 से 2 मीटर है, छोटी है वैसे भी, पता चल गया लंबाई से। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, पहला आपका हो गया सीकम, अंधांत्र कहते हैं इसको। दूसरा है ये भाग देखिए अंदर का, इसको कहते हैं कोलन। ठीक, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी उभार होते हैं उंगली के जैसे, है ना, जो इसमें कोलन भाग में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका जो मल है वो इसमें आता है आपका बड़ी आंत में, और इसका भाग ये क्या है, कोलन। इधर से इस साइड से होते हुए, है ना, यहाँ से होते हुए और ये इस साइड में इधर आता है, और यहाँ पर देखिए इसका लास्ट भाग है आपका मलाशय। ठीक, रेक्टम कहते हैं इसको। तो मलाशय के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, मल एकत्रित होता है, और ये कहते हैं एनस, है ना, यानी गुदा द्वार, यहाँ से मल बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, पहला आपका सीकम, दूसरा कोलन, और तीसरा आपका क्या है, मलाशय हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से थोड़ा सा पाचन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर जब भोजन का पाचन होता है तो अलग अलग नाम भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पाचन जब होता है पहले मुंह में, तो उसे कहा जाता है म्यूकस कह देते हैं, म्यूकस के रूप में चिपचिपा पदार्थ बन जाता है भोजन। ठीक, तो यहाँ म्यूकस के रूप में आता है। फिर अमाशय में जब होता है तो उसको काइल कह देते हैं, काइल, जब अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है। फिर जब यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का पाचन होकर के बड़ी आंत में जब आ जाता है तो उसको काइम कह दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेप जो उसके नाम उसको अलग अलग दे दिए जाते हैं। तो जनरल प्रोसेस, जनरल जो डाइजेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, एक सामान्य सी बात।
अब इन्हीं सभी बातों का डिटेल में डिस्कशन जो करना है वो मैं आपसे करूंगा अपने अगले वीडियो में। इनकी थ्योरी और इनका जो डायग्राम आपकी बुक में मिलता है ना, उसका डिस्कशन और इसकी कंप्लीट थ्योरी उसका डिस्कशन मैं आपसे करूंगा अपने अगले वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने एक आपको जनरल बात समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।